कि घनेंद्र भारद्वाज जी, अब वो परीक्षा जो है परीक्षा की घड़ी करीब आ गई है। कल 3 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगी। क्या तैयारी, किस तरह की तैयारी? क्योंकि आप लोगों का तो अभी कई जगहों पर पेच फंसा हुआ है। मतलब अब कब होगा अगर अब भी नहीं होगा तो? देखिए हिमानी जी, 2024 का चुनाव देश के लिए बहुत क्रूशियल चुनाव। ये चुनाव देश में असल मुद्दों पे होना चाहिए, बढ़ती बेरोजगारी पे, बढ़ती महंगाई पे, बढ़ते भ्रष्टाचार पे, देश की डूबती अर्थव्यवस्था पे। ये तमाम इश्यूज देश के सामने हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देख रहा हूं कि बार बार कोर इश्यूज से और रियल इश्यूज से देश के लोगों को भटकाने का काम करते हैं। कल जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई देश के सामने आई है, जिस तरीके से पूरी की पूरी सरकार, ऐसा लग रहा था कि एक्सटॉर्शन का रैकेट चला रही है, पूरी की पूरी सरकार एक एक्सटॉर्शन गैंग बन गई थी। एक ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार वसूली में लगी हुई थी। पहले ईडी इनकम टैक्स भेजते हैं, उसके बाद उससे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से पैसा लेते हैं। सवाल तो मैंने आपकी तैयारी की कही थी। अगर आपकी तैयारी यही इन्हीं मुद्दों पर है तो आपको लगता है कि इन मुद्दों के जरिए आप मात दे पाएंगे? हिमानी, देश में निश्चित तौर पर ये बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ता भ्रष्टाचार, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार, एक आंदोलन नहीं देखा आपके जरिए, आप लोगों के जरिए, आप हो, दुष्यंत जी हो, कंचना जी हो, आप लोगों ने इन मुद्दों को उस तरह से उठाया ही नहीं, उठाया ही नहीं। हाँ घनेंद्र जी, एक मिनट, घनेंद्र जी, घनेंद्र जी, हाँ हाँ। हिमानी, अफसोस इस बात का है कि आज भी दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन किसानों को कोई दिखा नहीं रहा। आज भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे पूरे देश में चर्चा, पूरे देश में गली गली में इस बात की चर्चा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री है, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स पे कोई चर्चा नहीं हो रही। तो आपका जो कुछ मीडिया का सेक्शन है, ये देश को सच्चाई से रूबरू नहीं कराना चाहता। आज भी देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, आज भी महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन देश में कभी इस बात पे चर्चा नहीं हो रही। कभी नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं रोजगार को लेके, कभी उस पर चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि आप लोगों को जवाब दे रहे हैं आपकी बात पर। विनीत जी, हाँ सुनिए, माफी के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे, बड़ी पुरानी कहावत है। आपको 2 रुपये कोई देता नहीं, आपके पीछे 2 कार्यकर्ता नहीं, आपके साथ में 2 वोटर नहीं। आप जो है, जो सक्षम है, उसको यही बोल बोल के खाली सीनाजोरी करेंगे कि देखिए उसके पास बॉन्ड आ गया, देखिए उसके पीछे आएगा। थोड़ा खुद की तो स्थिति सुधारिए। अच्छा, गजब स्थिति है पैनल पर, जिससे जो सवाल करिएगा प्रेम जी वो उस पर जवाब नहीं देगा, वो उस पर जवाब नहीं देगा। फिर चाहे आप उनसे भ्रष्टाचार पर पूछ लीजिए, इधर सीट शेयरिंग की बात कर लीजिए। एक मिनट, आ रही हूँ, एक एक करके किया है। गोयनका जी ने कहा कि आपको कोई 5 पैसा नहीं दे रहा है। मैं तो वो पूछना चाहता हूं कि एक कंपनी, भारत की बड़ी अच्छी कंपनी है जो अपने आप को दिखाती है 300 करोड़ रुपया सालाना घाटा, और वो 300 करोड़ और वो करोड़ों का दे रही है भाजपा को चंदा। तो भैया आपके अंदर ऐसी क्या खूबसूरती है, आपके मस्तक में ऐसी नहीं लगी है? सुनिए, चर्चा किस पर कर रहे हैं? सुनिए ना, आप ठीक है, आप लोग स्मार्टली बने, उसको बार बार घुमा रहे हैं, लेकिन हम चर्चा किस पर कर रहे हैं? उस पर अगर लौटे तो वो एक बार प्रियंका गांधी जी से पूछा गया कि स्थिति क्या है, बताइए। मैया बेल पर, भैया बेल पर और सैया भी बेल पर। अरे मैया भैया सैया तीनों बेल पर। कोई अगस्टा वेस्टलैंड, कोई नेशनल हेराल्ड में। मुद्दा क्या है आज, क्या मुद्दा है, उस पर रहते हैं ना। अरे लेकिन कंचना जी, आपने मुद्दा बताया ही नहीं ना। आप बताइए। एक सेकंड, देखिए 11 सीट मांग रहे हैं। एक सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव का कोर इशू है, उसके चारों तरफ चुनाव होगा। 1 सेकंड, 11 सीट मांग रहे हैं, आप देंगे कि नहीं? हाँ या ना? 40 सीटों पर आपने स्मार्टली प्ले कर लिया एक बार। 40 सीटों पर मुद्दों पर लड़ रही है, पत्ते नहीं खोलेंगे। पर एक मुद्दा चंदा चोरी भी है, और चंदा चोर उस पर विश्वास क्यों नहीं है, ये बता दीजिए ना, क्योंकि हर जगह से 40 जीते, 40 में से पूरे राष्ट्र में 40 जीतेगा। सही बोला, मान गया, पूरे राष्ट्र में 40 जीतेगा। देखिए अब इन्होंने कहा है पूरे राष्ट्र में 40 सीट जीतेगा। आपने कहा ना, मैंने कहा ना। अब एक सेकंड, देखिए सुनिए, अब आप लोगों ने बड़ा मुद्दे को डिरेल कर लिया। उधर से संदेश यादव जी भी कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, उनकी भी सुनना जरूरी है क्योंकि बहुत गुस्से में हैं वो यहाँ पर। लेकिन पहले प्रेम जी का मैं रुख करूंगी। प्रेम जी, क्या आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार की स्पेशली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी
11 सीट्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और वो सीट्स भी सारी वैसी हैं, वो इलाका है जहां से पिछली बार तेजस्वी जी मतलब उसी इलाके की वजह से, मैं सीमांचल के इलाके की बात कर रही हूं, उसी इलाके की वजह से मतलब सीएम बनते बनते वो रह गए थे। यहां क्या गणित गुणा जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है उनके आने से, मतलब वो बिहार में 11 पर लड़ेंगे जहां के लिए वो दम भरते हैं, एकदम अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, उस हैदराबाद में तो वो 9 पे लड़ते हैं। देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव की आप याद दिला रहे हैं, वहाँ जो कतिपय सफलताएं मिली थी वो क्षेत्र स्थानीय नेताओं के दम पर मिली थी, जो बाद में असदुद्दीन ओवैसी का उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। बाकी जो असदुद्दीन ओवैसी तो 11 सीटों पर हैदराबाद में चुनाव नहीं लड़ते, तेलंगाना में नहीं लड़ते, बिल्कुल तो जहाँ आगे बिहार में लड़ने। एग्जैक्टली मेरा वही सवाल था। बात ये है कि उनको वो क्यों लड़ रहे हैं, जनता समझ रही है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। उनको लगता है हम मुसलमान हैं, मुस्लिम वोटों को बांट देंगे और बीजेपी को जिता देंगे। तो क्या मुसलमान बुद्धू है क्या कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट देकर के बीजेपी को जिता देंगे? जो बीजेपी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाती, वो उस बीजेपी को जिताने के लिए मुसलमान वोट करेंगे। क्या आप ट्रम्प कार्ड बताओ इस्तेमाल कर रहे हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी को, उनकी पार्टी को? धनंजय गिरी जी, आ रही हूं संदेश जी इनके बाद। देखिए, जमहूरियत का तकाजा है कि उसका जनाजा निकालने वाले लोगों को हम जवाब क्या दें, जनता जवाब दे रही है। और जमहूरियत कुछ लोग को अपनी जागीर लगता है। अभी एक हमारी बहन कह रही थी कि 40 सीटें आएंगे। मुद्दे पर रही है ना, ट्रम्प कार्ड बतौर इस्तेमाल कर रहे हैं आप ओवैसी साहब की पार्टी को। आपकी बी टीम कहा जाता है, आपकी बी टीम कहा जाता है। देखिए, सरकार उसने केंद्र में किसके साथ बनाई थी? अगर राजनीति के माहिर लोग बैठे हुए तो बताएं कि AIIM ने किसके साथ दिल्ली में सरकार बनाई थी? यूपीए के किस समय में और किस दल के समर्थन दिया था उसने, और किसके साथ वो वहां तेलंगाना में सरकार बनाया था? तो ये सब छुपी हुई बातें नहीं, सब खुली किताबें हैं। दूसरी बात रही कि जब करप्शन की आप बात करते हैं तो यही परम आदरणीय राहुल गांधी और अति आदरणीय सोनिया गांधी दोनों ईडी के केस में बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में जो प्रैक्टिस लड़ाई थी, लोकतंत्र की लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई थी, उनका श्रेय नहीं प्रेय भी खा गए। 5,000 करोड़ की कंपनी को 50 लाख में खाने के लिए ये दोनों माँ बेटा पर केस चल रहा है। मुद्दे पर कोई नहीं बोलेगा। कमाल की बात है, जिस पैनलिस्ट के पास जा रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ मैं, लेकिन वो वही कह रहे हैं जिसकी तैयारी कर वो आए हैं कि भैया हम तो यही अपना तैयारी करके आए हैं, तो हम इसी चीज का, हम इसी में। ठीक है, संदेश जी कुछ संदेश दे रहे हैं, वो संदेश भी ले लीजिए। संदेश जी, धनंजय जी आपको भरपूर समय दिया। देखिए, धनेंद्र भारद्वाज जी और संदेश जी को शायद सबसे कम मौका मिला होगा। आ रही हूँ सर, एक एक कर गेस्ट कई हैं, उनकी भी बात आनी चाहिए। जी संदेश जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाया, हमारे देश को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने काम किया। हम दुनिया की तीसरी बड़ी GDP बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। हमारे लिए जो वर्तमान मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि जो हमारी 3 सीटों की लड़ाई है उस पर हम काम करें, और उस 3 सीटों की लड़ाई को पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ हमने आज इस बात को कहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उन तीनों सीटों से हम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे। और जो भी जिस प्रकार की हमारे जो मित्र यहाँ बैठे हैं पैनल में वो बातें कर रहे हैं, हम छीटा कसी से बाहर आके बात करने के बजाय उन्हीं चीज़ों पे बार बार निजी रूप से जो अटैक करते हैं, मैं समझता हूँ वैसे अटैक की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें व्यवहारिक बातें करनी चाहिए। चंदा कौन नहीं लेता है, किस पार्टी ने चंदा नहीं लिया? जो यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के सहयोगी के इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बहाने चंदा लिया गया, तो चंदा कौन नहीं लेता है? कौन सी पार्टी इस देश में चंदा नहीं लेती है? आप किस प्रकार की बातें करते हैं बैठकर? हर व्यक्ति अपने समय पे काम करता है।